आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था जो है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए। तो आईईए ने 27 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट जारी किया है। तो पहला तो प्रश्न यही हो गया कि वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट या ये कहा जाए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज 27 अक्टूबर के दिन इसने जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के नाम से इसने जारी किया है। और इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं। इसमें पहला पॉइंट या ये कहें कि सबसे ज़्यादा या इसकी जो हेडलाइंस है वो जो बनी है न्यूज़पेपर में वो ये बनी है कि 2025 तक सबसे ज़्यादा ग्लोबल एनर्जी इमिशन होगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ग्लोबल एनर्जी इमिशन, इसको समझते हैं। ग्लोबल एनर्जी इमिशन का मतलब हमें ये समझना है कि अब जो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा कंजम्पशन होना है। और ज़्यादा कंजम्पशन होने की वजह से हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल जब उनका कंजम्पशन होता है, जब हम उसका यूज़ करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। ये कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है और ग्लोबल वार्मिंग या ये कहें कि हाईली पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग गैस है। तो अभी जो ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जिसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है, उसमें यही बात की गई है कि 2025 तक ये पूरा जो ग्लोब है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी सोर्स है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस हैं उनका इमिशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा। अब बात ये आती है कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं। तो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की अगर बात किया जाए तो जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी है, जो भी जो इम्पोर्टेंट देश हैं या हाई पॉपुलेशन वाले देश हैं, जैसे कि चाइना की बात करें, हम अपने भारत देश की बात करें, तो फॉसिल फ्यूल सोर्स एनर्जी सोर्स के रूप में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और भारत के सिनेरियो में लगभग 70 to 75% हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल पे है, जीवाश्म ईंधन पे ही है एनर्जी के सोर्स के रूप में। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, कोई भी देश हो, ठीक, उसकी जो इकोनॉमी होती है इस पे डिपेंड करती है कि वह ऊर्जा के मामले में कितना सेल्फ डिपेंडेंट है या आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो आप कोई भी देश देख लीजिए, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित राष्ट्र, वो आपको एनर्जी सफिशिएंट मिलेंगे। उनके पास एनर्जी के सोर्स जो मिलेंगे आपको एकदम मतलब सरप्लस मिलेंगे, या ये कहा जाए कि उनको जो है एनर्जी सोर्स के लिए किसी दूसरे देश पे उतने निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भारत जैसे देश की अगर बात किया जाए, हमारा लगभग 80%, हमारी जो 80% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें आयात करना पड़ता है, हमें जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, ठीक। तो इस मामले को देखते हुए ये जो रिपोर्ट आई है कि 2025 तक ग्लोबल एनर्जी इमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, ये इसकी हेडलाइंस रही है। इसके साथ में दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आई है कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कॉन्सेप्ट आया था 2015 में। और 2015 में कोप 21 की मीटिंग होती है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। और पेरिस में कोप 21 की मीटिंग होती है, या ये कहें UNFCCC की जो क्लाइमेट के ऊपर मीटिंग होती है 21 नंबर की, 21वें नंबर की, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, वो पेरिस में होती है। और इसको पेरिस क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे एक जो है राष्ट्रों के समूह ने जो है एक दृढ़ प्रतिज्ञा लिया, ठीक, जो कि लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन खुद एक सेल्फ
एक सेल्फ इनिशिएटिव के तरीके से उन्होंने जो है एक डिटर्मिनेशन लिया और बात ये रखी उन्होंने कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से, ध्यान देना, उस टेम्परेचर से मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। और ये लक्ष्य जो है वो 2030 तक हासिल करना है। अब यहाँ पे ये टर्म आया कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो उस समय जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री, और वास्तव में UNFCCC में COP21 की जो मीटिंग होती है उसमें जो टेम्परेचर का जो लेवल रखा गया था वो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया था। लेकिन INDC में उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि हम जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी शो की। अब बात ये आती है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था क्या, राइट। तो पहले तो ये समझ लेना कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या है। तो देखिए, इसके बारे में जो है वो डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक। तो जो तीन जो अक्सर जो न्यूज़ में आती है उसकी मैं बात कर लूँ। एक जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है 1720 से लेके 1722 1800, एक टाइम फेज ये। दूसरा टाइम फेज 1852 1900, और तीसरा जो है वो 1880 टू 1900, राइट। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो 1850 टू 1900 को इसको लेके। तो ये जो तीन जो टाइम पीरियड है इसके आने के पीछे थोड़ी सी आप कहानी जान लीजिए। देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो 17th अगर हम बात करें कि 18th सेंचुरी के जस्ट प्रारंभ में अगर बात किया जाए तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी फेज का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल जो है वो काफ़ी रैपिड मैनर में हो, तो ऐसा तो था नहीं, ठीक। जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी वो नेसेंट स्टेज में थी, अपनी जो है वो ये कहा जाए शैशवा अवस्था में। तो उस समय जो ग्लोबल एनर्जी इमिशन की बात किया जाए या ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए तो वैसा कुछ था नहीं, ठीक है। और इससे पहले अगर 17th सेंचुरी से अगर पहले आई है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना कि टाइम पीरियड आप इस तरीके से समझिए कि 1300 टू 1800, राइट। 1300 से लेकर 1800 का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था लिटिल आइस एज का। अब बात आती है कि लिटिल आइस एज क्या होता है, ये एक नया बवाला हो गया, ठीक है। तो लिटिल आइस एज, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एज, तो देखो लिटिल आइस एज का मतलब ये है कि ये जो टाइम पीरियड है लगभग 500 वर्षों का, उस समय जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है जितना होना चाहिए उससे भी कम। अब बात आती है कि इस समय का जो टाइम पीरियड है वो ग्लोबल वार्मिंग से, ये कहें कि पूरा ग्लोब जो है, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी जो है या देश जो है वो इस वजह से परेशान है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। तो आखिर 1300 से लेकर 1800 के बीच में ग्लोबल वार्मिंग के उल्टा क्या, यहाँ पे हम लिटिल आइस एज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो उल्टा वाला जो टर्म है ग्लोबल डीमिंग, ठीक है। ध्यान देना, जब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है कम होना स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डीमिंग, और जब ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ना ही स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो 1300 से लेके 1500 टाइम पीरियड था, उस समय ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबल डीमिंग की कंडीशन स्टार्ट हो गई। मतलब जो वैश्विक तापन है वो तापन न होके वो ठंडन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आम बोलचाल की भाषा में तो ठंडी छा गई यार पूरे ग्लोब पे, ऐसे कैसे। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि उस समय बहुत सारी जो वोल्केनिक जो थी वहाँ वोल्केनोज थी, बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो, और ख़ासतौर से एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात किया जाए तो वहाँ के वोल्केनो जो है अचानक इरप्शन से स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शंस में होता क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस में ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका इमिशन जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है। और क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के जो पूरे बादल जो है वो आसमान में छा जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड की जो बादल हैं वो आने वाली रोशनी को जो है सन की वो आने नहीं देते हैं। अब इस तरीके से जब टेम्परेचर मतलब सूर्य की किरणें जो है, सोलर रेडिएशन आपके धरती पर पहुंचेगा नहीं तो फिर तापन होगा कैसे। जब तापन नहीं होगा
तो तो ग्लोबल तापन नहीं होगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, क्या होगा? ग्लोबल डिमिंग होगी, ठंडी। ठीक है, तो ये 1300 से लेकर 1800 के बीच में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं उस समय के। अच्छा, तो मतलब 1800 तक तो हम बात नहीं करें ना प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, जी हाँ। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ना इधर ना उधर, 1850 से लेके 1900 वाली हम लोग मान लेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे मान लेंगे, कोई रिपोर्ट देखिए, जो भी रिपोर्ट आ रही है उस पर डिस्प्यूट हो जा रहा है, और जो सर्वमान्य है, जैसे आईपीसीसी की अगर हम बात करें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वो जो बेस लाइन लेते हैं प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वो 1850 से लेकर 1900 लेते हैं। ठीक है, और अभी एक रिपोर्ट जो है climate.org की अगर हम बात करें, तो वहां पे एक रिपोर्ट आई थी कि 1800, ध्यान देना, थोड़ा मैं यार कलर चेंज कर लेता हूँ, यस, ये कलर हम हरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से है तो ग्रीन इज द बेस्ट कलर। ठीक है, ओके, तो 1880 से 1900 को हम लोग मानते हैं। इस टाइम पे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, ध्यान देना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था वो 13.7, कितना, 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहां पे जो आईएनडीसी में जो बात की जा रही है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, राइट, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हम क्या करेंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 13.7 में अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आप जोड़ोगे तो वो होगा कितना, जोड़ के देखो, 7 5 12, 2 1 3 1 4 और 5 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि आज की डेट में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितने तक बढ़ाना है, ये 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस ना करे। लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है, उसी की अगर हम रिपोर्ट का रेफरेंस लें, हर डिकेड में लगभग 0.2% जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा चलो, अब चूंकि एक अचीवमेंट या ये कहें कि जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम जो है आईएनडीसी के तहत जो है हम जो भी उसके जो मेंबर कंट्री हैं वो क्या करेंगे, ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाएंगे, मतलब जंगलात को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, जंगलों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान न हो उस पर कोशिश करेंगे, एंटी डिजर्टिफिकेशन जो है वो कैंपेन चलाएंगे कि डिजर्टिफिकेशन ना हो। तो इस तरीके से, या जो ओशियंस हैं उनको जो है कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हमारे तरीके से हैं, और जो भी हमारी जो रिलायबिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स पे उसको रिड्यूस करेंगे डे बाई डे, राइट। तो इस तरीके से 2030 तक ये रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस तरीके से ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है अगर प्रयास करेगी तो 31.5, ध्यान देना, 31.5 गीगा टन की कार्बन एमिशन को कम कर लेंगे। कब तक, 2030 तक। अब तो ये बात यहां तक आप लोग समझे होंगे। तो अब ये जो गंदगी फैल गई है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल क्लीनिंग। अब दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पे देख रहे हैं, ठीक, देखते रहिए आप लोग, मैं तो इधर मिटा रहा हूं, ठीक, ये मिट गया। चलिए अब देखो, आज की डेट में अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात किया जाए तो लगभग 80% हमारी जो रिलायबिलिटी है, हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो फॉसिल फ्यूल पे है। ठीक, जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि क्या है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है और प्राकृतिक गैस। ये सब क्या है, ये सब जो है वो फॉसिल फ्यूल में आते हैं। तो इस पे डिपेंडेंसी जो है हमारी एनर्जी सोर्स के रूप में 80% है। अब देखो ये लेवल जो है हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 80% से 75% हमारी डिपेंडेंसी जो होगी लगभग 2030 तक। इसका मतलब बाकी की जो 25% है वो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है, हम उस पर रिलाय करेंगे। ठीक, उनको जो है हम ज़्यादा जो है प्रोलिफरेट करेंगे, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो थोड़ा सा और बढ़ेंगे, एक और रिपोर्ट इसमें जो है वो फैक्ट बताया ये गया है कि मिड सेंचुरी, मतलब अभी जो 21st सेंचुरी जो चल रही है, इसके मिड सेंचुरी की अगर बात किया जाए तो 2050 तक केवल और केवल हम जो है 60%, केवल 60% हमारी जो है डिपेंडेंसी होगी फॉसिल फ्यूल पे, मतलब कोयला, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस पे। अब ये अभी जो हम लोगों ने 3-4 पॉइंट डिस्कस किया, किसकी रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की ये जो रिपोर्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरा सिनेरियो। देखो अब ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने जो है इस्तेमाल करना ज्यादा कर दिया है,
ठीक, फॉसिल फ्यूल, इस वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है वो ज़्यादा जो है उत्पन्न होगी। होता क्या है कि कुछ जो समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं जो है कुछ लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि समस्याएं जो हम घर परिवार में ही खरीदते हैं, ठीक, जिले में खरीदते हैं। कुछ देश जो है ऐसे कर्मकांड करते हैं जिसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर की फरवरी से जो है ये यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट है, रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा विश्व जो है परेशान होने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट में ये बोली जा रही है बात। क्यों? क्योंकि ये जो है यूक्रेन हो गया चाहे रसिया, ये जो है वो नेचुरल गैस की अगर बात किया जाए या एनर्जी सोर्स की बात किया जाए, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर से रसिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिजर्वायर के रूप में है, ठीक, इसके पास रिजर्वायर है। तो इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो जो है चरमरानी है। और हाल फिलहाल में देखा जाए जितने भी देश हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक, वो जो है वो श्रिंक की गई है। अभी जैसे भारत की अगर बात किया जाए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट में जो हाल फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट किया है वो 1-2% जो जीडीपी ग्रोथ को घटा ही दिया है। तो इसका मतलब कि इन दो देशों की वजह से कोई पर्टिकुलर देश ही नहीं प्रभावित हो रहा है, पूरा जो है ग्लोब प्रभावित हो रहा है। अब अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात किया जाए तो ग्लोबल सिनेरियो की इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो चलिए, तो इस स्लो डाउन में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इनका जो कन्फ्लिक्ट है, इनकी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है एनर्जी क्राइसिस जो है क्रिएट हो रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये भी याद रखें, यूक्रेन और रसिया जो कन्फ्लिक्ट है ये एक पॉइंट है, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के लिए। दूसरी बात किया जाए कि वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस से ज़्यादा इफेक्टेड कौन होने जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो तो पहले से उनकी जो है चरमराई जो है स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो एनर्जी सरप्लस ना हो या एनर्जी सफिशिएंट ना हो, ठीक है, मोस्टली आपको मिलेंगे कि उनकी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से फुलफिल हो जाती है, ठीक, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको जो है दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। और इसी वजह से ये कहा भी जाता है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक अगर इंजन होता है वो होता है एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो यूरोप जो है वो ज़्यादा झेलने वाला है। अब ठंडियाँ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आएगा और विंटर में जो है एनर्जी की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ जानी है। तो इसकी जो भरपाई होनी है उसके करने के लिए हमें सोर्सेज चाहिए, और सोर्सेज क्या है, वे इन कन्फ्लिक्ट की वजह से, अगर यूक्रेन रसिया की वजह से क्या गया वो बाधित है। इस वजह से जो है यूरोप जो है वो ज़्यादा फेस कर सकता है ये प्रॉब्लम, ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई। तो यूरोप यहाँ पे जो है लाल कलर में दिखाया गया है, ये इसके लिए थोड़ा सा खतरा है। अब हम दूसरी बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, देखिए अभी लगभग 7.5 करोड़ लोग, मतलब 75 मिलियन लोग, 75 मिलियन लोग या 7.5 करोड़ लोग जिन्होंने अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना प्रारंभ किया। अब चूंकि एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होगा, महंगा होगा, ठीक, जो बिजली का बिल आएगा वो महंगा होगा। तो ये बताइए कि अगर आपकी कमाई कम हो, आपके खर्चे ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, खर्चों को मैनेज करोगे। तो इसमें से ये बात कही जा रही है कि लगभग 7.5 करोड़ लोग अपना बिजली का कनेक्शन जो वो कटवा देंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा उतने हाई फाई बिल को भरने के लिए। तो अभी जो 7.5 करोड़ का इसमें बात की गई, इसके साथ में लगभग 100 मिलियन, यहाँ पे देखो 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एलपीजी गैस सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, इससे जो है इनका खाना वगैरह बनता था, इसको अब वो छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, इसको छोड़ देंगे। जैसे इस मोहतरमा ने छोड़ दिया है, देख रहे हैं इन्होंने क्या किया है कि गैस सिलेंडर के ऊपर जो है चूल्हा रख दिया है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, ये रेयर कॉम्बिनेशन जो है अपने ही देश में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो गैस सिलेंडर के ऊपर इन्होंने चूल्हा रख दिया है, इसका मतलब इसका ये इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस्तेमाल किसका कर रही है, इस्तेमाल ये जो है अपने चूल्हे का कर रही है, ठीक है। और चूल्हे में वो जला क्या रही है, बायोमास बेस्ड क्या है एनर्जी सोर्स, क्या हो सकता है, गोबर का जो है उपला हो सकता है, ठीक है, या लकड़ी हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी पाइप जो है कहीं से दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने इसको जो है वो
हटा दिया है, एक साइड में कर दिया है। तो इस तरीके से लोगों की जो संख्या है जो बायोमास बेस्ड जो एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करने लगेंगे, अपना एलपीजी गैस सिलेंडर को साइड में रख के, उनकी संख्या जो है वो 10 करोड़ बताई जा रही है। 10 करोड़। यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे जो है गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जो है चाची गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, ये चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि जो घर के जो खाने या जो कुकिंग के लिए जो इस्तेमाल होगा वो ट्रेडिशनल बायोमास का इस्तेमाल करने लगे। ये टर्म उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, ये डायरेक्ट रिपोर्ट की बात है, ठीक है। ट्रेडिशनल बायोमास से मतलब आप ये समझिएगा कि लकड़ी और गोबर के उपले, ठीक है, आपके यहाँ जो कहा जाता होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ तो मैं अपने आप को हटा देता हूँ, ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछूं कब हुई थी, फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आपकी शुरुआत की डेट भी बतानी है और यह भी बताना है कि वह कौन सा जिला या जगह है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो हमारा लेक्चर था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 के लिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक। मैंने जो है पूरी कोशिश की, ठीक, कि आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बताया जाए, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो है यूपीएससी मेंस की अगर बात करें, चाहे स्टेट कमीशन के जो मेंस हैं उसके लिए, तो मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया उसको थोड़ा साइड में रखिएगा आप लोग, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस पे जो है आप नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। इसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।